नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर से है। सुल्तानपुर में पहुंची सत्य क्रांति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती नंदा सिंह चौहान। आपको बता दें, सुल्तानपुर के कूड़ेभार ब्लॉक के अंतर्गत डोड़ापुर में सत्य क्रांति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती नंदा सिंह चौहान एक कार्यक्रम में पहुंची। वहां पर चल रहे राम कथा पर मत्था टेका। वहीं उनके साथ उपस्थित रहे राष्ट्रीय प्रभारी अमरनाथ सिंह ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको बताते चलें कि मंडल प्रभारी व लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए आकाश सिंह ने उनका स्वागत जोरदार अपने समर्थकों के साथ में किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती नंदा सिंह चौहान की आने की खुशी में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिसमें जिला अध्यक्ष विजय वर्मा, महामंत्री परश्याम वर्मा, कोषाध्यक्ष मुकेश राव वर्मा, महासचिव वीरेंद्र पाल, उपाध्यक्ष संतोष गुप्ता, ब्लॉक अध्यक्ष विपिन वर्मा, जिला उपाध्यक्ष जियालाल, मंडल अध्यक्ष आकाश सिंह, लोकसभा प्रत्याशी सुल्तानपुर, मंडल उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, मंडल प्रभारी विकास मिश्रा, प्रदेश प्रभारी सतीश पांडे और महिला विंग की जिला अध्यक्ष सुशीला वर्मा, जिला उपाध्यक्ष किरण सिंह के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर अमरनाथ सिंह के पास। क्या कहते हैं डॉक्टर अमरनाथ सिंह? मैं अमरनाथ सिंह हूँ, राष्ट्रीय प्रभारी हूँ सत्य क्रांति पार्टी का। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमती नंदा सिंह चौहान जी। पार्टी का उद्देश्य क्या है? पार्टी के बहुत बेहद उद्देश्य हैं। पार्टी का सिर्फ उद्देश्य सत्ता पाना नहीं है। पार्टी का उद्देश्य है सत्ता पाने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए ये समझाना है। हमारी पार्टी में सिर्फ एक उद्देश्य नहीं है कि हम वोट बैंक की राजनीति करने आए हैं। हम तो जो बीमार पशु हैं, जो पागल अर्ध विक्षिप्त मनुष्य हैं, जो डिवाइडर पर खड़े रहते हैं, उनके लिए हमारी पार्टी योजना बनाई है। हमारी पार्टी की योजना ये भी है कि हमारे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए भी योजना है। हमारी पार्टी की योजना पत्रकारों के लिए भी है, मीडिया के लोगों के लिए भी है, वकीलों के लिए भी है। आप लोग बताइए, मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात आपके चैनल के माध्यम से प्रसारित करना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में नहीं, दुनिया में मैं कहना चाहता हूँ कि आज पत्रकारिता को लोग कहते हैं कि चौथा स्तंभ है, लेकिन है क्या? सरकार मानती है क्या? कि लॉलीपॉप देते हैं। वकीलों को कहते हैं, कोई भी वकील, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का वकील हो, संविधान के दायरे में रह के कानूनी तरीके से वो लड़ाई लड़ता है। तो वो तो सरकार का काम करता है ना। जैसे आपको कानून चाहिए, कानूनी सहायता चाहिए, हमारी जनता को कानूनी सहायता चाहिए, और वो वकील करता है मात्र 150 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये में। ये तो जनता को कानूनी हक दिलाना चाहिए था। जनता को, सरकार को देना चाहिए था। सरकार को स्कूल देना चाहिए था, सरकार को अस्पताल देना चाहिए था, सरकार को सड़क देनी चाहिए थी, सरकार को सबको बस देनी चाहिए थी। इस समय जो बाबूगंज से या कहीं से कोई जाना चाहता है 10 किलोमीटर अंदर घर में, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की होनी चाहिए। अगर कोई प्राइवेट बस वाला है, प्राइवेट टैक्सी वाला दे रहा, तो उसमें सरकार का क्या योगदान है? तो मौजूदा सरकार में ये सुविधाएं नहीं मिल रही। कतई नहीं मिल रही। कहाँ मिल रही? आप बता दीजिए, कोई चीज मिला? आपको दूध मिल रहा है क्या? सही, आप बता दीजिए। सरकार, मौजूदा सरकार में आपको दूध मिल रहा है? हमारे नौजवानों को रोजगार मिल रहा है? हमारे किसानों को एक बात बता दीजिए, आपके डीजल, पेट्रोल और दवा, किसी चीज का दाम सरकार निर्धारित करती है। मैं मान लेता हूँ सरकार उपलब्ध कराती है, कच्चा तेल उसको शुद्ध करके पेट्रोल और डीजल बनाती है, लेकिन मैं तो धान उत्पन्न करता हूँ, मैं गेहूं उत्पन्न करता हूँ, उसका भी दाम आप तय करोगे कि किसान मेरा तय करेगा? किसी एमएसपी वाली कमेटी में कोई किसान रहता है क्या? अगली बात मैं आपको बताना चाहूँ, भ्रष्टाचार की बात आ ही गई है। डिजिटल इंडिया की बात सुने होंगे आप लोग भी, मैं भी सुना हूँ। डिजिटल इंडिया का क्या मतलब होता है कि जब जनता को खाद देना होता है तो नगद पैसा लिया जाता है, डीजल देना होता है तो नगद पैसा लिया जाता है, पेट्रोल देना होता है तो नगद दिया जाता है, जबकि जनता के पास कोई बैंक नहीं है और सरकार के पास बैंक है। जब गन्ना का मूल्य देना होता है, धान का मूल्य देना होता है, तो उधार का चेक दिया जाता है। क्यों नहीं पेमेंट होता भाई तत्काल? आधार कार्ड पर आप मेरा पैसा डालो मेरे खाते में और अपना पैसा ले लो, ऐसा क्यों नहीं होता? तो ये जो सत्य क्रांति पार्टी है जी, तो ये मतलब कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार नहीं, सभी व्यवस्थाओं के खिलाफ, और खिलाफ नहीं, सुंदर व्यवस्थाओं के साथ चलना चाहती है। हम सुंदर व्यवस्था देश में देना चाहते हैं। अभी कितना सफल हुए आप अपने एजेंडे? हम सफलता नहीं, हम संघर्ष पर विश्वास करते हैं। हम कार्य करने निकले हैं, हम सफलता लेने नहीं निकले। सफलता देना तो ईश्वर के नहीं, बल्कि कह लीजिए जनता के हाथ में। वो चाहे तो हमें अपना प्रतिनिधि बनाए, चाहे तो न बनाए, हम धन्यवाद देंगे उसको। देखिए, एक बात और आपको बताना चाहूँगा, मनुष्य ही सबसे बुद्धिजीवी प्राणी माना जाता है 84 लाख योनियों में, और मनुष्य का पहला कर्तव्य है अपने परिवार को नियोजित और संयमित करते हुए, शिक्षित और चिकित्सीय सुविधा देते हुए
सुंदर संस्कार युक्त परिवार बनाए जिससे समाज की रचना हो, और ऐसे समाज की रचना करके हम राष्ट्र का निर्माण करना चाहेंगे। और जब मेरा सुंदर राष्ट्र होगा, सुंदर समाज होगा, तो सुंदर मनसा भी हमारी होगी, सुंदर विचार भी आएंगे, कोई झगड़ा नहीं होगा, बलात्कार नहीं होगा, निर्भया कांड नहीं होगा। यहाँ आज प्राइमरी स्कूल पर एक भी अध्यापक नहीं है और उसी गांव में मेरे नौजवान रोजगार पढ़े लिखे घूम रहे हैं। क्यों नहीं भाई? ये दूसरे का देश है या वो नौजवान मेरा दूसरे देश का है? सरकार तो कह रही लगातार सरकार कौन होती है? सरकार अगर कुछ करती है 75 वर्ष में, मेरे प्यारे साथियों, पत्रकार महोदय, आप लोग सुन लीजिए, मीडिया के लोगों, अगर सरकार कुछ करती 75 वर्ष में मेरा देश इस तरह से रहता अधीन किसी के, और मेरा नौजवान रोजगार घूमता, जो हुनरमंद है वो सड़क पर घूम रहा है। आप बता दीजिए, आपके खेत में अगर बंदूक मिलती है, चरस मिलता है, तो आप दोषी हैं, और अगर वहाँ कोयला मिल जाता है, सोना मिल जाता है, पेट्रोल मिल जाता है, तो सरकार का है। ये कौन सा नियम है भैया? दूसरी बात, इसी देश में कानून बना है, रेलवे में आपने सुना होगा, रेलवे की बात मैं कर रहा हूँ, दो लोग बिना टिकट चलते हैं, एक आदमी पकड़ा जाता है, दोनों को पकड़ता है टीटी, कहता है या तो 1000 रुपया दीजिए या 6 महीना जेल में। तो जिसके पास पैसा है वो पैसा निकाल के दे दिया, और जिसके पास पैसा नहीं, गरीब आदमी, वो तो जेल गया। तो दोहरा कानून हुआ कि नहीं हुआ? ये कौन सा कानून है? किस कानून की बात करते हैं? किस कानून के नीचे हम लोग रहते हैं? दूसरी बात और आपको बताएं, ये सब विचार है मेरे दिमाग में, साथियों आप लोग भी सुनिएगा। एक व्यक्ति का कत्ल होता है कहीं भी, आप लोग सुने होंगे, तमाम न्यूज आती है, एक व्यक्ति का कत्ल होता है, कुछ दिन मुकदमा चलता है, कुछ दोषी हो निर्दोष हो जेल जाते हैं, उनका परिवार तबाह होता है, उनका भी परिवार तबाह हुआ जिसका कत्ल हुआ, और जो लोग फंसे हैं, दोषी हैं निर्दोष मैं नहीं जानता, लेकिन वो फंसे हैं, उनका भी परिवार बर्बाद हुआ, उनके रिश्तेदारों में उनकी जो अच्छा भी धूमिल हुई। और उसके बाद कुछ दिन बाद होता है गवाह टूट गए, ये हो गया वो हो गया, समय से चार्जशीट नहीं दाखिल हुई, इसलिए इनको निर्दोष बरी किया जाता है। तो क्या उनकी जितनी यातनाएं थी, जितनी बेइज्जती थी, पूरी हो गई? तत्कालिक लगा कि न्याय मिल गया, लेकिन न्याय क्या होगा? न उसको न्याय मिला जो 19 साल या 9 साल से जेल में था, परिवार तबाह हुआ, बर्बाद हो गया, न खेती कर पाया, न गृहस्थी कर पाया, न किसी ने निमंत्रण कर पाया, न उसकी लड़की की शादी में शामिल हो सका, न माँ की बीमारी में शामिल हो सका, न उसे न्याय मिला, मैं कहता हूँ, और न जो मरा उसको न्याय मिला। ऐसे भी तो मामले आते हैं कि न्याय बहुत समय बाद होता है। हाल ही मुद्दा है एक जिसमें 40 साल बाद न्याय हुआ। जी वही तो कह रहा हूँ, ये दुर्व्यवस्था है हमारे देश की, 40 साल बाद न्याय ये दुर्व्यवस्था है मेरे देश की सर। 5 लोग आरोपी थे, 4 लोग मर चुके, इसके बाद एक 90 साल की उम्र में उसको उम्र कैद की सजा हुई। तो इन सब व्यवस्थाओं से फिर कैसे लड़े? हाँ यही मैं बता रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मैं जिम्मेदार समझूंगा अगर ऐसा होता है, गलत इन्वेस्टिगेशन हुआ। न्यायिक प्रणाली के लिए भी नहीं सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको सकता है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है, या फिर कहें कि इसमें भर्ती जो है, कहाँ कॉलेजियम सिस्टम है आप बता दीजिए। हाई कोर्ट में आओ, सुनिए मेरी बात समझिएगा, मैं आपके हर बिंदु का जवाब दूंगा, आप जितना प्रश्न करिएगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम लागू होता है, वहाँ जस्टिस बना दिए जाते हैं, और नायब तहसीलदार यहाँ जिले में नहीं बनाया जाता है। कौन सा कॉलेजियम है? यही कॉलेजियम है। न्यायिक व्यवस्था में न्यायिक व्यवस्था में कह रहा हूँ, नायब तहसीलदार और तहसीलदार या सिविल जुडिशियल हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वकीलों को नहीं, अरे भाई क्यों लोअर कोर्ट में और हायर कोर्ट में क्या होता है? हायर कोर्ट हायर लोगों के लिए नहीं सर, लिसन टू व्हाट आई से, हायर कोर्ट हायर लोगों के लिए बना है, इसलिए उनको जस्टिस मिलना चाहिए, जल्दी से उनके यहाँ जज होना चाहिए। और हमारी जनता को खारिज दाखिल करवानी है, छोटे मोटे न्याय करवाने हैं, उनको नहीं मिलना चाहिए। और ये आपके देश के प्रधान सेवक का एक वाक्य मैंने सुना था, कभी किसी का नाम नहीं लूंगा, कि अंतिम व्यक्ति जो बैठा हो उसको पहले न्याय दूंगा। तो अंतिम व्यक्ति वही है गांव का जो गरीब आदमी, जो नायब तहसीलदार के यहाँ जाता है, तहसीलदार के यहाँ जाता है, एसडीएम के यहाँ जाता है। और जो जन सेवक है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम या लेखपाल से नीचे से लिए पुलिस हमारी, वो शासक होके बैठी है, शासक होके बैठी है। भाग जाओ, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, तुम तो रोज परेशान करते हो। यही तरीका है हमारी जनता से बात करने का, यही बात तरीका है। जनता के पैसे से आप लोग बने हो और जनता को सम्मान नहीं दे सकते, जनता से कायदे से। आपको तो सौभाग्यशाली होना चाहिए कि आपके यहाँ जनता कोई सुबह आ गया, आइए बाबा बैठिए, कैसे आए हैं, पधारिए, मेरे लायक क्या सेवा है, मैं आपका नायब तहसीलदार हूँ, मैं आपका तहसीलदार हूँ, मैं आपका सिपाही हूँ, मैं आपका लेखपाल हूँ, मैं आपका, मेरे लायक क्या सेवा है? ऐसा क्यों नहीं होता? एक बात, कॉलेजियम की जो बात आपने कहा वही मैं कह रहा हूँ, क्यों नहीं हो सकता? अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाया जा सकता है कॉलेजियम सिस्टम से, तो लोअर कोर्ट में क्यों नहीं बनाया जाता? लोअर कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग हैं। एक कॉलेजियम सिस्टम जो है वो सही भी तो नहीं है। अब वो तो अंदर की बात है ना, वो सही करें न करें, जब मैं हूँगा तो मैं सही करके दिखाऊंगा। आप इंतजार करिए उस दिन का, तो या कोशिश करिए। कॉलेजियम लागू करेंगे, मैं कॉलेजियम में वो चीज लागू करेगा जो सबको पसंद आएगा। मैं आपको आज ही बता दूं, नाम क्या होगा उस समय
हमारे विशेष सचिव प्रमुख सचिव क्या बताएंगे वो नाम रखूंगा। मैं आज नाम सब चीज मैं ही करूंगा ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन एक चीज और बता दूंगा, की बात कर रहे हैं आप, तो इस जो वर्तमान समय में बहुत सारी पार्टियां हैं और उसमें आप अपने आप को किस तरह से स्थापित मैं देखिए मैं अपने आप को मैं ये समझता हूँ एक व्यक्ति हूँ समाज का, और मेरी जिम्मेदारियां समाज और देश के लिए हैं। मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा, चलता रहूंगा, कार्य करता रहूंगा, अपनी आवाज़ बुलंद करता रहूंगा, चलता रहूंगा। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि मैं इसलिए आया हूं कि मुझे यहाँ मिठाई खिलाया जाए, चाय पिलाया जाए, ठंडा पिलाया जाए, लस्सी, इसलिए नहीं आया हूं। मैं अपनी बात बताने आया हूं, मैं अपनी बात सुना रहा। आप लोग एक चीज़ और सुनिए होंगे, हाँ बताइए पूछिए। जैसे कि आपकी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, और ये राजनीतिक पार्टी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेगी, तो फ्यूचर में आप अपने आप को किस तरह से प्रस्थापित करेंगे? जबकि उत्तर प्रदेश में सपा है, बसपा है, भाजपा है, कांग्रेस है, और हाल ही में अभी का आम आदमी पार्टी भी आई है, तो इन पार्टियों के बीच में अपने आप को कैसे प्रस्थापित? हम बीच में नहीं, हम तो किनारे मानते हैं आपको। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, सुन लीजिए, मैं उनको किनारे मानता हूँ। मैंने भी इंतजार किया 75 वर्ष देश को, तमाम पार्टियां थी, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे। मेरी पार्टी का नाम तो लिखा हुआ है, इसको आप लोग देखिए और इसको बढ़ाइए। हम किसी पार्टी का नाम क्यों लें? अपने हमारे अंगने में किसी दूसरे का क्या काम है भाई? ये तो गाना आप लोगों ने सुना ही होगा। हम कहते हैं 75 वर्ष में विभिन्न पार्टियां, जिसका भी आपने नाम लिया या जो जग जाहिर हैं, उनका काम आपने देखा। क्या जनता उन पार्टियों से संतुष्ट है, उनके विचारों से? हम जनता का मूड नहीं, जनता का मूड नहीं, जनता का मूड जाति बात पर जाता है, शराब पर जाता है, जनता का मूड 500 रुपए के नोट पर जाता है। हम देखिए स्पष्ट बोल रहे हैं। लेकिन जनता का मूड कैसा जाएगा मैं नहीं जानता। मैं अपना विचार बताना चाहूंगा। समाज के प्रति मेरी जो जिम्मेदारी है, मैं आगे आगे चलूंगा या बगल में चलूंगा। जिसको चलना हो चले, जिसको करना हो करें, न करना हो न करें। हम पैर भी छूने नहीं जा रहे हैं, हम शराब भी नहीं बांटेंगे और ना उसके पक्ष में रहेंगे, और न मैं किसी का विरोधी हूँ। एक बार जान ली, मेरी पार्टी किसी पार्टी की विरोधी नहीं है। हम तो ऐसा देश चाहते हैं, ऐसी लोकसभा चाहते हैं, ऐसी विधानसभा चाहते हैं जिसमें विपक्ष न हो, सहयोगी पक्ष हो, मित्र पक्ष हो। आज से 9 साल पहले अन्ना हजारे भी इसी तरह से लोकपाल बिल की मांग कर रहे थे, और तब से वो आज तक दोबारा हमने तो कोई मांग ही नहीं किया सर, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। मैं तो कोई मांग ही नहीं कर रहा हूँ। मैं मांगू किससे? अन्ना ने, देखिए अन्ना जी ने हमारे जी भी ने कहा कि काला धन लाएंगे, 35 रुपए का पेट्रोल होगा। इसके बाद वो फिलहाल अभी तक दिख रहे हैं, मगर अभी वो बिजनेस कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप अब जवाब तो आप ही दे दिए। जो छोटी सी डिब्बी में 15 रुपए दे रहा हूँ, पेट्रोल का दाम निर्धारित करवा रहा था, छोटी सी डिब्बी में क्रीम बेच रहा है जो आदमी। ऐसे में आपके ऊपर लोग कैसे विश्वास करेंगे? हम देखिए, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मेरे लिए चिंता का विषय है कि कुछ पार्टियां, हाँ जी, कुछ पार्टियां ऐसी आई जो जनता को कहीं हम ये करेंगे, जनता से पूछ कर करेंगे, फिर अकेले अपना कई करोड़ों का बंगला बनवा लेंगे। ऐसी भी पार्टियां, मैं नाम नहीं लूंगा। जनता हमारी जानती है, सब कुछ जानती है, लेकिन वो हमारे लिए घातक है। लेकिन फिर भी हमारी जनता इतनी बुद्धिमान और समझदार है, वो सही गलत का फर्क निकाल लेती है। मेरी जनता, लोग कहते जरूर हैं कि गंवार हैं, अनपढ़ हैं, चाहे जो हो, लेकिन मेरी जनता इतनी समझदार है। किसी पीएचडी डॉक्टर के यहाँ, पीएचडी डॉक्टर जो प्रोफेसर है, उसके यहाँ कोई बच्चा अपनी दवा कराने नहीं ले जाता। यह प्रमाण है कि मेरी जनता समझदार है। ले जाता है तो एमबीबीएस या डॉक्टर के यहाँ किसी अस्पताल पर ले जाता है, किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के पास जो डॉक्टरेट की डिग्री पाया है उसके यहाँ नहीं ले जाता। तो इसलिए जनता वो समझती है कि किसके वादे गलत थे, किसके वादे सही होंगे। और मेरी पार्टी के जो वादे हैं वो वादे नहीं हैं मित्र, वो संकल्प है। और मैं यह देना चाहता हूं, मेरी पार्टी नहीं होगी, यह देश में एक विकल्प होगी। मैं आपको स्पष्ट आज बताना चाहता हूं, यह विकल्प होगी, किसी पार्टी का मुकाबला या विरोधी नहीं होगी। जी जी, आखिर ने और पूछिए, अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करने। बोर्ड दिख रहा है जी, जिसमें तमाम जो है ऐसे महापुरुषों की फोटो लगी हुई है, जिसमें ओबीसी समुदाय के लिए संघर्ष किए हैं, जैसे विदेशी प्रसाद मंडल जी हैं और छत्रपति साहू जी महाराज जी। तो क्या ये ओबीसी जो आरक्षण है उसके लिए भी आप लोग प्रतिबद्ध हैं या कोई? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। मैं आपको बता दूं, आज तक आप किसी भी पार्टी से पूछिएगा, आरक्षण और महंगाई और बेरोजगारी, तीन का कोई प्रश्न का जवाब दे, हल क्या है, मुझसे हल पूछिए, मैं हल बताऊंगा। और ये भी बता रहा हूँ, मैंने अपने पोस्टर पर या हमारे साथियों ने पोस्टर पर सभी महापुरुषों के इसलिए लगवाए हैं, मेरा किसी से कोई भेदभाव नहीं है। सभी महापुरुषों के किसी जात ने किसने देखा है, जात ने किसने बांटा है, धर्म में वर्ग में किसने बांटा है, मैं कहाँ जानता हूँ। हम उसमें से राजनीति करने वाले नहीं है कि चाय के दुकान पर हम बैठ के राजनीति करेंगे और फलाना फलाने धर्म का है, फलाना फलाने जात का है, वो राजनीति करने नहीं आया हूँ। मैं देश की व्यवस्था को बदलने आया हूँ, बदलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वही नौजवानों से, अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेके, अपनी माताओं और बहनों से ये कहना चाहता हूँ, सही दिशा में चलें। अनावश्यक उलझने और विरोध करने से हमको कुछ नहीं मिलेगा। हमारे तो बीत गए हैं,
हम अपने बच्चों को ये वैमनस्य, ईर्ष्या, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, किसी महापुरुष के नाम पर लड़ाई में झोंकना नहीं चाहते, और ना ही लड़ाई लड़वा कर हम सीट चाहते हैं। ओबीसी आरक्षण के लिए मैं पूछ जी हाँ, मैं बता रहा हूँ। चलिए ओबीसी में, ओबीसी नहीं है हम एससी, ओबीसी, एवरी पर्सन, भारतवर्षीय हमारी जितनी भी जनता है सबको आरक्षण किस लिए चाहिए? ताकि वो सामाजिक व्यवस्था में बराबर आ सके। जी, तो सामाजिक व्यवस्था में अगर बराबर हक दे दिया जाए तो हम किसी जाति और वर्ग में क्यों बांटें? जब हम कहते हैं कि वो बांटा नहीं गया, हम कहते हैं कि छुआछूत अस्पृश्यता अपराध है, जातिवाद अपराध है, धर्मवाद अपराध है, फिर हम उसका नाम क्यों लें? हम तो जैसे नौकरी है, मान लीजिए आरक्षण क्यों होता है जानते हैं? जैसे 2 बोतल पानी रखा है और 200 लोग हैं, तो कोई कहेगा भैया मैं लूला हूँ, मुझे पहले पानी दे दो। कोई कहेगा मेरा पैर नहीं चला जा रहा, मुझे पहले पानी दे दो। कोई कहेगा मैं 3 दिन से प्यासा हूँ, मुझे पानी दे दो। कोई कहेगा हम 15 दिन से प्यासे हैं, मुझे पानी दे दो। है 2 ही बोतल आपके पास, और अगर मैं इतना बोतल पानी देने की व्यवस्था कर रहा हूँ कि सबको पानी मिल जाए, फिर आरक्षण की क्या जरूरत? ओबीसी, एससी, यूसी, किसी के लिए क्या जरूरत है? बात समझ रहे हैं मेरी बात? आपको नौकरी चाहिए, आपको शिक्षा चाहिए, आपको सुरक्षा चाहिए, आपको सड़क चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको रोजगार चाहिए। पूर्वी सरकारों में 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी। हम 2 करोड़ की बात नहीं करेंगे, मैं 140 करोड़ की बात मैं कर रहा हूँ सर। मैं 140 करोड़ की बात कर रहा हूँ। जितने लोग नौकरी करना चाहेंगे उनको नौकरी दूंगा, कहिए लिख के दे दूं। उतनी तो वैकेंसी भी नहीं होगी। वैकेंसी बनाई जाती है, वैकेंसी होती है अपने आप। जी सर, हाँ बिल्कुल, लोग वैकेंसी बनाई जाती है। 1% ही या 2% आबादी के लोग गवर्नमेंट जॉब में है, तो आप कह रहे हैं 140 करोड़ जनसंख्या को देंगे रोजगार, कैसे देंगे? जी बता रहे हैं आपको, सुनिएगा, एक तरफ से सुनिएगा। आज अपने पास आप जहाँ भी हो, प्राइमरी स्कूल में देखिए क्या अध्यापक हैं, जितने वैकेंसी है, जितनी मानक है, नहीं है। चिकित्सालय पे मास्टर डॉक्टर हैं, नहीं है सर। फील्ड में वर्कर हैं, नहीं है। आपके पास अमीन नहीं है, और टैक्स जमा हो रहा है, टैक्स का अमीन नहीं है। दूसरी बात, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग न्यूज़ पर रोज आता होगा, इतने मुकदमे पेंडिंग है, मुकदमे क्यों नहीं देखे जा रहे हैं? अभी आप सऊदीया से आ रहे हैं और कल आपको बैनामा कराना है, कल संडे है, बैनामा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? आपके पास कल के बाद परसों समय नहीं है, और जिसको जरूरत है रजिस्ट्री करने की उसको पैसे की जरूरत है, परसों उसको ऑपरेशन कराना है, तो क्या गलत सही है? रोडवेज की बसें अगर 24 घंटा चल सकती हैं, ट्रेन 24 घंटा चल सकती है, कार्यालय क्यों नहीं 24 घंटा चलेंगे? 8-8 घंटा की शिफ्ट बनाएंगे और 3 गुना स्टाफ भर्ती करेंगे हर विभाग में। गलत है? लास्ट प्रश्न एक और है। जी जी, ये जो सत्य क्रांति पार्टी है, ये नाम कहाँ से कैसे आया मन में विचार? जी, उसमें यह है कि जो बिंदु हमारे सत्य है, देखिए सत्य एक अलग चीज है, हमारे महाराज जी अपने प्रवचन में बताए होंगे सत्य, तो सत्य एक अलग चीज है, और शब्द छोटा है लेकिन इसके अर्थ बृहद है। क्रांति का मतलब आप लोग समझते हैं उस सत्य की जो वास्तव में जनता को आवश्यकता है, जो वास्तव में हमारे देश को आवश्यकता है, उसकी क्रांति लाना है, इसलिए सत्य क्रांति का पार्टी का नाम था। एक लास्ट क्वेश्चन जी जी, बच रहा है, निसंकोच हम लोग तो इसलिए आए हैं। टोपियों पर देख रहा हूँ पृथ्वीराज चौहान जी लिखा हुआ है। जी, तो हाल ही में अभी एक मुद्दा आया जिसमें करणी सेना ने एक ज्ञापन दिया भीम आर्मी के चीफ के ऊपर कि उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को गुजर लिखा, जिसको लेकर उस गुजर लिखने पर करणी सेना ने उनके खिलाफ जो है थाने में FIR के लिए एप्लीकेशन दिया। इस मामले को किस तरह से देखते हैं? मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, इस तरह से छोटे और हल्के फुल्के प्रश्न न करें मुझसे। उन्होंने अगर किसी ने कहा कि सम्मान किया, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। किसी ने नहीं, हम उस किसी का नाम नहीं लेंगे, देखिए किसी का नाम नहीं लेते हैं। अगर किसी ने विरोध किया, मैं उसको भी धन्यवाद देता हूँ। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सज्जन और कुसज्जन दोनों का वंदना किया है। मैं अपने मुहिम पर निकला हूँ, मैं किसी बिंदु पर आलोचना करने नहीं निकला हूँ, आपको बता दें। मैं रचनात्मक संरचनात्मक कार्य करने निकला हूँ। हम किसी रामायण की चौपाई पर विरोध करके जगजाहिर नहीं होना चाहते हैं कि लोग मुझे नेता समझें, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। मैं रचनात्मक कार्य करना चाहता हूँ जिसमें आपको रिजल्ट दिखाई दे। सुल्तानपुर में आज आए हैं, सुल्तानपुर में जो आपके पार्टी के लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, 2 तरीके, हम यही संदेश देना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से, कि अधिक से अधिक मीडिया के लोग हमारी सत्य क्रांति पार्टी के विचारों से अवगत हों और जनता को अवगत कराएं। हमने बताया नहीं, जैसे मैं यहाँ से लेके लोकसभा तक बार बार आता है, आप टीवी डिबेट देखते सुनते होंगे, आता है विपक्ष वाले कहे विपक्ष क्या होता है सर? अपने ही देश में विपक्ष है कोई? अरे सांसद आप फला जगह से, और सांसद आप फला जगह से, सांसद आप फला जगह से हैं, तो आप अपने क्षेत्र की बात, विकास की बात आप करिए, आप अपने क्षेत्र की बात करिए, जो आपस में निर्णय हो उसको पर क्रियान्वयन हो, उस पर काम किया जाए। इसमें विरोधी और विपक्षी कौन हो जाता है?
दूसरी बात और सुनिए, अभी मैं कुछ अपने तरफ से बताऊंगा, सुनिए, बनाइए आप जितना बनाना हो। आप बताइए जनप्रतिनिधि या नेता का क्या मतलब होता है? पूछिएगा और लोगों और नेताओं से भी पूछिएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, उछाल रहा हूँ इस प्रश्न को। आपके क्षेत्र में कोई घटना यहाँ घट जाए तो आप दौड़ के जाते हैं, नहीं भैया क्या हुआ, कहाँ के रहने वाले, क्या बात है? जनप्रतिनिधि का यह धर्म नहीं होता है कि उनके क्षेत्र में कोई घटना घटे, कोई आंदोलन हो, कोई परेशानी हो, कोई भुखमरी हो, कोई दुर्घटना हो, तो उन्हें जाके पूछना नहीं चाहिए, उनके जाके पूछना नहीं चाहिए। अगर मेरा ब्लॉक प्रमुख, मेरा जिला पंचायत सदस्य, मेरा जिला पंचायत अध्यक्ष, मेरा एमएलसी, मेरा विधायक, मेरा एमपी ऐसा करता तो शायद हल्ला नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई केस नहीं जाता। दूसरी बात और एक चीज़ आपको जोड़ना चाहूँगा, कुछ हमारे विचारों को सुनिएगा, समझिएगा, चाहिए तो चलिएगा। हम टैक्स देते हैं, हमारी जनता टैक्स देती है। आप सोचते होंगे इसमें से बहुत लोग गरीब हैं, मान लीजिए बहुत चमकीला शर्ट नहीं पहने तो गरीब हैं, वो भी टैक्स देते हैं। कैसे जानते हैं? अरे दारू पीते हैं ना, 5 रुपये की दारू 55 में नमक पर भी टैक्स, नमक भी लग रहा है, और कफन पर भी लग रहा है सर, कफन पर भी टैक्स दे के आते हैं, तो टैक्स दे रहे हैं। और मेरे लिए मैं जब जाता हूँ तो एसपी साहब नहीं है, वहाँ चले गए, क्यों नहीं है भाई? मैं एसपी बनाया हूँ ना, पैसा दे रहा हूँ ना, तो मुझे एसपी डीएम तो हरदम मिलना चाहिए। क्यों लिखा रहा था? आप लोग जाते होंगे, देखिए, फोटो खींचिएगा कभी, इस पर उछालिए, इस पर मेरी टिप्पणी डालिएगा। साहब से मिलने का या डीएम साहब से या एसडीएम साहब से मिलने का समय 10 से 12 है। क्यों भाई? किसको पता है? किस जनता को पता है? बताइए, किस जनता को चिट्ठी आई? कर्जे की नोटिस तो आती है, लेकिन साहब के नियम की नोटिस नहीं आती। साहब नियम मेरे ऊपर चलाएंगे कि मैं नियम से बनाऊंगा? मेरी जनता नियम बनाएगी, वैसा साहब को करना चाहिए। वेतन वो लेते हैं ना, मेरी जनता वेतन नहीं लेती। इन सब बिंदुओं पर मेरा विचार है, मेरी पार्टी का गहन अध्ययन है, मंथन है, इस पर है। इन बातों को हम आगे बढ़ा करके और अगले चुनाव में आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें किसी से कोई विरोध नहीं, किसी की शिकायत नहीं, किसी का कोई वो बात नहीं है। हमको अपना फर्ज निभाना है कि समाज का एक प्राणी हूँ, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए क्या कर सकता हूँ उतना करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के बनने में समाज का भी योगदान होता है।